सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी में अपराधियों के खिलाफ सरकार लगातार सख्त कदम तो उठा रही है, लेकिन वारदात है जो कम नहीं हो रही है। बताया जा रहा है कि बीती रात प्रदेश के उन्नाव जिले में पत्रकार मनु अवस्थी पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसके बाद उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है और घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस टीम पहुंच गई। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है और पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पत्रकारों को सुरक्षा भी उपलब्ध कराई गई थी। तहरीर मिलने के बाद कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। पत्रकार जो मनु अवस्थी नाम है, उनके ऊपर यहाँ पे गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई है, जो कि मौके पे 32 बोर के खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस मिला है। मन्नू की यहाँ पे स्कूटी भी है जो कि लॉक है। अभी तक कोई तहरीर हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तहरीर के बारे में हमने उनको खबर किया है कि जल्दी से जल्दी तहरीर दे दें, जिससे कि मैं एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई करें। मन्नू अवस्थी को उपचार के लिए हैलट रेफर किया गया है, वहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी और जो भी व्यक्ति इसमें शामिल पाया जाएगा उसको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी मनु अवस्थी ने अपनी जान का खतरा बताया था और कुछ लोगों को नेम्ड शिकायत की थी पुलिस से। क्या उन लोगों पर कोई अभी तक कार्रवाई की गई है? उसमें पहले कार्रवाई हुई है और कार्रवाई चल भी रही है, और अभी जो अगर उसमें नामजदगी उन लोगों की संलिप्तता पाई जाएगी तो उसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। नहीं, पहले भी उन्होंने अपनी जान का खतरा बताया था, तो क्या सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी? क्या उनको सुरक्षा दी गई थी, जो सुरक्षा हमारी व्यवस्था होती है उसके अंतर्गत उनको सुरक्षा व्यवस्था दी गई थी। आज उनके साथ क्या सुरक्षाकर्मी थे? सुरक्षाकर्मी की बात अलग है, सुरक्षा की बात अलग है। प्रशासन को सूचना किसने दी है? प्रशासन को सूचना मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। सर, मौके पे जो गाड़ी मिली है वो किस कंडीशन में, लॉक्ड है अनलॉक्ड है? लॉक्ड गाड़ी है। अभी जो अगर उसमें नामजदगी उन लोगों की संलिप्तता पाई जाएगी तो उसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। नहीं, पहले भी उन्होंने अपनी जान का खतरा बताया था, तो क्या सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी? क्या उनको सुरक्षा दी गई थी, जो सुरक्षा हमारी व्यवस्था होती है उसके अंतर्गत उनको सुरक्षा व्यवस्था दी गई। आज उनके साथ क्या सुरक्षाकर्मी थे? सुरक्षा कर्मी की बात अलग है, सुरक्षा की बात अलग है। प्रशासन को सूचना किसने दी है? प्रशासन को सूचना मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। सर, मौके पे जो गाड़ी मिली है वो किस कंडीशन में, लॉक्ड है अनलॉक्ड है? लॉक्ड गाड़ी है। तो देखिए, उन्नाव में बीती देर रात को एक पत्रकार को ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया जाता है। फिलहाल उसका इलाज कानपुर के हैलट अस्पताल में चल रहा है, जहां पर उसकी हालत गंभीर बताई गई है। सीधा रुख करते हैं चैतन्य का, जो इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए चैतन्य, बीती रात उन्नाव में एक स्थानीय पत्रकार पर गोलियां चला दी जाती हैं। फिलहाल उस पत्रकार की स्थिति कैसी है चैतन्य? ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हुआ है, जहाँ पे पत्रकार को पीछे से गोली मार दी जाती है, जिससे अज्ञात हमलावर, जो अभी तक पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई है और उनका लगातार अगर पुलिस से कांटेक्ट करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं तो उसमें कोई जवाब पुलिस की तरफ से कोई एक स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा है। और बताना चाहूंगा, मन्नू अवस्थी जो पत्रकार है उसने कुछ दिन पहले जो पूर्व सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है उनसे मिलकर उन्होंने ये बात अपनी स्पष्ट की थी कि इस तरीके से उनके साथ दिक्कत आगे आ सकती है। उन्होंने खबर लिखी है, लगातार उनको धमकियां मिल रही हैं। उसके बावजूद ये कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है कि उसके बाद भी अगर हमला हो जाता है और जब पुलिस का पद जाना जाता है तो वो इस तरीके का जवाब देते हैं कि सुरक्षा होना एक अलग बात है और उनको सुरक्षा दी भी गई थी। लेकिन अगर सुरक्षा दी गई थी तो इस तरीके से एक अगर पत्रकार पे हमला हो जाता है, ये एक बड़े सवालिया निशान खड़ा साफ कर रहा है। तौर पर ये कह दिया कि सुरक्षा कर्मी में और सुरक्षा देने में बहुत बड़ा अंतर है, यानी कि वो पल्ला झाड़ते हुए तो नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए चैतन्य, जिस तरीके से पुलिस अभिरक्षा में माफियाओं की गोलियों से उनको भून दिया जा रहा है, पत्रकारों को भी मार दिया जा रहा है और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग तक की जा रही है, जैसा कि उन्नाव में बीती रात हमने देखा था। तो क्या कहा जाए कि वाकई में पत्रकार सुरक्षित है यूपी में? जहां तक एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बात है, वो लगातार ग्राउंड जीरो पे जाके खबर लिखता है, सच को सामने लाता है। लेकिन उसके बावजूद अगर पुलिस प्रशासन से मिल के काम करने के बावजूद अगर पुलिस प्रशासन इस तरीके से
पत्रकार की ही आवाज नहीं सुनता है। लगातार पत्रकार अगर आवाज उठाने का प्रयास करता है तो सत्ता पक्ष के लोगों के दबाव में आकर पुलिस काम करती है। यही एक वजह है कि अगर जो आप मन्नू अवस्थी कांड, जो आप गोली कांड हुआ है कल देर रात, उसमें भी पुलिस अपना पक्ष जो है बार बार स्पष्ट नहीं कर पा रही है। अब पुलिस अपने पक्ष से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है कहीं ना कहीं। तो एक बड़ी बात सामने आई है कि अगर लगातार पत्रकारों पे इसी तरीके से हमले होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अब पत्रकार सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल। देखिए चेतन, आप तो उन्नाव के ही हैं, जाहिर सी बात है कि आप भी लगातार निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, लगातार हमको वहां पर सीधी और सटीक जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। ऐसे में क्या वाकई आपको लगता है कि उन्नाव में अगर हम सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं तो हम सुरक्षित हैं? जी चैतन्य। लगातार हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे हैं, लगातार यहाँ पे धमकियां मिलती है। इसके पूर्व में भी आज सनम मणि का जो एक हत्या की हत्या यहाँ पे हुई थी, दिन दहाड़े शुक्लागंज में उनको भून दिया गया था और वो भी एक पत्रकार थे। वो भी लगातार भूमाफियाओं के ही खिलाफ खबर लिख रहे थे, लेकिन उनके साथ भी ऐसा हुआ जिसपे आज केवल बाद में सरकार कंपनसेशन की बात करती है, उनको राहत देने की बात करती है, लेकिन जिसके घर का चिराग बुझ जाता है और जनता के बीच में एक ऐसा पत्रकार जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है वो जो है जब उसको खतरा महसूस होने लगता है या गोली लग जाती है, तो ये एक बड़ी बात है कि क्या जनता सुरक्षित है जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए लेकिन चैतन्य, अब यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि देखिए ये दावे किए जाते हैं कि जो यूपी है वहां पर कानून का राज कायम है और पत्रकारों की सुरक्षा की भी बात की जाती है, लेकिन ये जिस तरीके से हत्याकांड की और ये गोलीबारी की तस्वीरें और खबरें लगातार सामने आ रही है, क्या वाकई में यूपी में कानून का राज कायम है? क्या मानते हैं आप इसको? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, उन्होंने सारे पुलिस महकमे को निर्देश दे रखा है कि किसी भी तरीके से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में क्या उन्नाव कप्तान उन्होंने उन पत्रकार को सुरक्षा मुहैया कराई थी? अगर पत्रकार पे हमला हुआ है तो क्या पुलिस ने जो उसने एक प्रार्थना पत्र दिया था उस पे कथित तौर पे जो लोग थे क्या उन पे कार्रवाई की गई? ऐसा बिल्कुल भी सामने नहीं आ रहा है। के बाद ये मन्नू अवस्थी का जो हमला हुआ है उससे ये स्पष्ट तौर पे ये साफ है कि पुलिस कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के दबाव में ही काम कर रही है। और बिल्कुल। आज के देखिए समय में चैतन्य, सही पत्रकार कहा जो है आपने कि जो स्थानीय पत्रकार है इसने भी साफ तौर पर जान का खतरा बताते हुए लोगों का नाम भी लिया था। सफेद पोस्ट, चाहे वो नेता हो चाहे वो रसूख रखने वाले लोग हो, उनका नाम भी लिया था। उन पर अब तक क्या कुछ एक्शन लिया गया और क्या कुछ कार्रवाई करने की तैयारी में पुलिस नजर आ रही है फिलहाल चैतन्य? कल हम लोगों ने जब एडिशनल एसपी से मिलने का प्रयास किया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो मन्नू अवस्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, अगर इस कांड में जो गोली मारी गई है उसमें अगर उनकी संलिप्तता पाई जाएगी तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या 2-3 महीने होने वाले हैं, अभी तक क्या पुलिस सिर्फ जांच ही कर रही है? क्या अभी तक मन्नू अवस्थी जो कि लगातार उससे निलंबन किया गया, अखिलेश यादव के सामने भी उन्होंने गुहार लगाई, आईजी से भी जाके मिले, लेकिन क्या इस तरीके से अगर पत्रकार पे ही हमले होंगे तो क्या निष्पक्ष पत्रकारिता आगे सामने आ पाएगी? ये एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद चैतन्य इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो वही गाजियाबाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा होनी है, लेकिन खराब मौसम होने के चलते खजूर पार्क में होने वाली जनसभा की जगह को परिवर्तित कर दिया गया है। अब ये जनसभा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होगी, क्योंकि आशंका जाहिर की जा रही है कि शाम के वक्त भी तेज बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल नोएडा में है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गाजियाबाद में रहेंगे। साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का बखान करने के लिए जनता के बीच भी पहुंचेंगे और 2024 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए जनता के बीच और जनता के मन को टटोलने की कोशिश की जाएगी। कार्यक्रम की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री और गाजियाबाद प्रभारी अमित वाल्मीकि ने दी है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार चल रही है उसके 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने 1 जून से लेकर के 30 जून तक का एक बड़ा अभियान, महाजन संपर्क अभियान के नाते से एक बड़ा अभियान शुरू किया है और उस अभियान के अंतर्गत कई प्रकार के कार्यक्रम डिजाइन किए हैं। उन कार्यक्रमों के अंतर्गत संपर्क से समर्थन
और जो लाभार्थी है उनके सम्मेलन हम लोगों ने किए हैं, प्रबुद्धजनों के सम्मेलन हम लोगों ने किए हैं। तो वहीं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप यूपी प्रभारी संजय सिंह ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान डबल इंजन की सरकार ने बिजली का बेड़ा गर्क किया है। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार खतरनाक कानून ला रही है। उपभोक्ता परिषद कानून में बदलाव लाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही 20% बिजली बिल बढ़ाने की तैयारी भी की जा रही है। उन्होंने पूरे देश की जनता से कहा कि इसका विरोध किया जाए। घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली की मार झेलनी पड़ेगी। रात में अगर बिजली जलाएंगे तो महंगी हो जाएगी। तो क्या रात के पीएम मोदी होंगे और दिन में पीएम नहीं होंगे? इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि यूपी ने कोई एक बिजली इकाई नहीं लगाई है। 27,000 से 32,000 मेगावाट बिजली खरीदते हैं। केवल 4,000 की बिजली की ही व्यवस्था फिलहाल यूपी में है। 26 जून से 1 जुलाई तक यूपी में बिजली खोजो अभियान चलाया जाएगा। साथ ही 2 जुलाई को लालटेन जुलूस भी निकाला जाएगा। दिल्ली में 24 घंटे बिजली दी जाती है और केजरीवाल मुफ्त बिजली देने का काम भी कर रहे हैं। वहीं सीएम योगी एमडी लगा रखे हैं कि वो बिजली ना सप्लाई करें। आपसी लड़ाई में आम जनता को आखिर क्यों परेशान कर रही है भारतीय जनता पार्टी? इस दौरान और प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा है संजय सिंह ने, वो भी सुनिए। आज की प्रेस वार्ता का जो मकसद है वो है बिजली का बेड़ा गर्क। किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने और योगी जी ने, डबल इंजन की सरकार ने बिजली का बेड़ा गर्क किया है, ये एक एक करके अभी आपको बताऊंगा। और एक बहुत ही खतरनाक कानून केंद्र की मोदी सरकार ला रही है। विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 में संशोधन करके, और इसमें जो संशोधन है वो बहुत ही खतरनाक है। और इसमें कहा जा रहा है कि दिन की बिजली का रेट अलग होगा और रात की बिजली का रेट अलग होगा। अब आप सारे लोग जानते हैं कि दिन में लोग ज्यादातर काम पर निकल जाते हैं। दिन में बिजली का ज्यादातर उपभोग होता नहीं है। रात में सोने के लिए लोग पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं। 70% बिजली का उपभोग रात में ही होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं, दिन में थोड़ी बहुत आपको सस्ती कर देंगे बिजली, लेकिन अगर रात में बिजली आप इस्तेमाल करेंगे तो 20% बिजली महंगी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में लगातार बिजली कटौती हो रही है। इस पे लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लगातार इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके आंदोलन भी कर रहे हैं। सर, फिर से बीजेपी जो है इस पे नया कानून ला रही है, क्या है सर वो कानून? देखिए, रात में बिजली महंगी होगी तो फिर रात में हम लोग मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री ना माने, दिन में माने, तो ये तरीका ठीक नहीं है और ये एक काला कानून है। इसका विरोध हम लोग करेंगे, सड़क पर भी, संसद में भी। और दूसरा यूपी को लेके है, मोदी योगी के झगड़े का खामियाजा यूपी की जनता भुगत रही है। मोदी ने अपना मंत्री बैठाल दिया है, योगी ने अपना एमडी बैठाल दिया है। ना बिजली आती है, ना बिजली का उत्पादन बढ़ रहा है, तो उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। यहाँ भी बिजली महंगी होने जा रही है। तो कल से बत्ती गुल अभियान चलेगा, 26 तारीख से 1 तारीख तक, और 2 जुलाई को पूरे यूपी में हम लोग लालटेन जुलूस निकालेंगे। सर, एक क्वेश्चन बस। सर, अजय माकन का कहना है कि 370 जब आया था आदेश तो बीजेपी सरकार का समर्थन किया था केजरीवाल सरकार। अजय माकन को मनमोहन सिंह जी का बयान भेज दीजिए, उनको दिखाइए। तो आपने देखा किस तरह से बिजली कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लगातार इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अब उनका कहना है कि अब 26 तारीख से लेके 2 जुलाई तक हम बिजली खोजो अभियान और लालटेन अभियान जो है निकालने वाले हैं बीजेपी के खिलाफ। और इस पे बिजली खोजो अभियान को लेकर पूरे प्रदेश, देश भर में इस आंदोलन को लेकर हम चर्चा करेंगे। कैमरामैन नीरज के साथ सुहानी सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ। अब खबर बलिया से है, जहां पर सलेमपुर लोकसभा से सांसद रविंद्र कुशवाहा ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारे सनातन संस्कृति के मुताबिक राहुल गांधी की शादी की उम्र बीत चुकी है। 50 साल के बाद आदमी बूढ़ा हो जाता है, अब ना कोई लड़की शादी करेगी और ना ही वो पीएम बनेंगे। हिंदुस्तान में ये संभव नहीं है कि कोई बूढ़े आदमी से शादी करेगा। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी एक संस्कृति है, 23 से 27 से लेकर 30 साल तक ही शादी हो जाती है। पता नहीं
राहुल गांधी की शादी अब तक क्यों नहीं हुई, शादी भी कर लेते हैं तो देश का प्रधानमंत्री वो नहीं बनने वाले हैं। राहुल गांधी की जब चाहे लालू शादी करा दे और लालू जी प्रधानमंत्री बना दे। राहुल गांधी को लालू जी ही देश का पीएम बना सकते हैं। लालू यादव बता रहे हैं कि सोनिया जी सिफारिश करते हैं। जो लड़का अपनी मां का कहा नहीं मानता, आखिर वो देश की बात कैसे मानेगा। हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार शादी की उम्र राहुल गांधी की बीत चुकी है और बुढ़ौती में शादी 50 वर्ष के बाद आदमी बूढ़ा हो जाता है और 50 वर्ष के बाद वो शादी करेंगे। शादी न कोई लड़की शादी करेगी या न वो प्रधानमंत्री बनेगी। हिंदुस्तान में ऐसा संभव नहीं है किसी बूढ़े आदमी से कोई शादी करने जाए और वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो न शादी होगी न प्रधानमंत्री बनेंगे। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी पर पुलिस प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन ने मुख्तार के करीबी जाकिर की संपत्ति कुर्क की है और पुलिस प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के खास गुर्गे जाकिर की करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति भी कुर्क कर ली है। पुलिस ने सदर कोतवाली क्षेत्र के मुस्तफाबाद इलाके में जाकिर की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की है। बता दें कि गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस प्रशासन ने ये कार्रवाई की है और पुलिस ने जाकिर की ये प्रॉपर्टी सीज भी कर दी है। सीज की गई इस संपत्ति में मदरसा चलाया जा रहा था। आज थाना कोतवाली क्षेत्र में एक 14(1) के अंतर्गत भूखंड तथा उस पर निर्मित भवन की जब्तीकरण हुआ है। ये संपत्ति विक्की उर्फ जाकिर की थी, जो गैंगस्टर में जिसके विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। आप लोगों को विदित होगा कि पिछले दिनों एक विकास कंस्ट्रक्शन नाम से एक कंपनी ने धोखाधड़ी करके और एक नंदगंज थाना क्षेत्र में निर्माण किया था। उसमें थाना नंदगंज कोतवाली में अभियोग पंजीकृत थे, जिसमें जाकिर उस गैंग में सम्मिलित था। खबर संभल से है, जहां एसडीएम के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में तहसील पर किसान पहुंचे। इस दौरान किसानों ने एसडीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। यह पूरा मामला सरकारी जमीन कब्जा मुक्त करने का बताया जा रहा है। आरोप है कि सैकड़ों सालों से किसान खेती कर रहे हैं और तहसील प्रशासन जबरदस्ती जमीन छीनने की कोशिश कर रहा है। किसानों ने तहसील गुन्नौर पर जमकर हंगामा और नारेबाजी भी की है। खबर आगरा से है, जहां थाना हरि पर्वत पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि हरि पर्वत पुलिस ने डीसीपी सिटी सूरज राय के नेतृत्व में वाहन चोरी करने वाले गैंग के सरगना समेत एक साथी को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 2 अभियुक्तों के पास से 3 स्कूटी, 2 मोटरसाइकिल, 1 मास्टर चाबी के साथ अन्य सामान भी बरामद किए हैं। कल थाना हरि पर्वत पुलिस को गोपनीय सूचना मिली कि एक वाहन चोर गैंग है जो यहाँ चोरी के वाहनों की खरीद फरोख्त की बात करने आया हुआ है। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना हरि पर्वत पुलिस की टीम ने दबिश दी और 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। और इन दोनों अभियुक्तों का एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है। एक अभियुक्त सर्वेश, उसके ऊपर लगभग 19 मुकदमे हैं और दूसरे अभियुक्त के भी ऊपर भी लगभग 7 मुकदमे हैं। और ये जो अभी तक की पूछताछ में सामने आया है, गाड़ियाँ मेनली 2 व्हीलर्स आगरा संजय पुलिस चौकी क्षेत्र से चोरी करते थे। तो वहीं पीलीभीत में बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसकी हत्या करने के मामले में अपर जिला जज छांगू राम ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गांव टूलिया निवासी रुद्र प्रताप ने थाना बरखेड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उसकी बहन को 30 अगस्त 2015 को गांव का ही सुभाष चंद्र अपने साथ बहला फुसला कर ले गया था। दोषी की मां, भाभी और भाई ने उसकी बहन को टिकरी तक पहुंचाया। उसकी बहन को शिवानी ने सुभाष के साथ जाते हुए देखा था। इसी बीच उसकी बहन ने फोन किया कि वो बीसलपुर में है। जब वो बीसलपुर गया तो वो वहां नहीं मिली। पुलिस ने विवेचना में हत्या की धारा बढ़ाकर सुभाष चंद्र को दोषी पाते हुए चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है।
खबर अलीगढ़ से है, जहां कंपास मशीन से खेत में से बाजरा काट रहे कंपास चालक की कटर में आने से दर्दनाक मौत हो गई है, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल ये पूरा मामला अलीगढ़ के कोतवाली इगलास क्षेत्र के गांव समधरी का है, जहां का रहने वाले जहीर अपने खेत में बाजरा काटने के लिए कंपास मशीन लाया था। वही कंपास मशीन पर मौजूद चालक अर्जुन मेहरा मशीन से बाजरा काट रहा था। बाजरा काटते समय मशीन में कुछ कचरा आ गया। वही कंपास मशीन चालक मशीन चालू करते हुए कचरे को निकालने चला गया, तभी चालक मशीन की चपेट में आ गया और मौके पर पहुंची पुलिस प्रवीण ने कंपास मशीन में फंसे चालक के शव को मशीन से बाहर निकाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। वही कंपास मालिक ने मृतक के परिजनों को घटना के बारे में सूचित भी किया है और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये घटना जो है, कंपास मशीन चल रही थी बाजरे के खेत में, और जो ड्राइवर है वो उसमें से जो कचरा वगैरह आ जाता है उसको निकालने में लगा हुआ था। मशीन चालू थी, उसका पैर फिसल गया और उसमें अंदर चला गया। खबर बुलंदशहर से है, जहां भोली सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल बेटे नरेंद्र ने भाड़े के शूटर से बाप भोली सिंह की हत्या कराई थी। आरोपी बेटे ने 2.5 लाख में बाप की हत्या की सुपारी दी थी। अभिषेक और लोकेश नाम के शूटर ने घर के बाहर सो रहे भोली की हत्या कर दी थी और पुलिस ने शूटर्स और आरोपी के बेटे को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आलाकत तमंचा, 2 कारतूस और एक खोखा भी बरामद किया है। दरअसल भोली सिंह हत्याकांड खानपुर थाना क्षेत्र के गांव मिर्जापुर नगली में हुआ था। 23 की रात्रि को लगभग 2 बजे थाना क्षेत्र खानपुर में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, जिनका नाम भोली सिंह था, उनके गोली मार दी गई है। उनको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पे फिर उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना खानपुर व सर्कल सियाना की विभिन्न टीमों को घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था, जिसके क्रम में आज 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अलीगढ़ के थाना बरला क्षेत्र में एक विवाहिता ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी है। वह मृतक महिला के पिता ने दहेज प्रताड़ित के चलते हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वह मृतक महिला के पिता ने बताया कि ससुराल पक्ष आए दिन प्रताड़ित करते हैं। इसी को लेकर 3 दिन पहले ससुराल पक्ष मारपीट करते हुए महिला की बुआ के घर पर उसे छोड़ गए थे, जहां ससुरालियों से परेशान होकर महिला ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। ये घटना हुई थी कि लड़की को, ये ससुराल वाले सूरजपुर में लड़की की ससुराल है जी, वो मारते पीटते थे। अच्छा। और मारते पीटते थे। परसों यहाँ मेरी बहन है मूढ़ेल में। हाँ जी। तो बहन की ये दुकान है रोड पे ही। हाँ जी। यहाँ रात को 8 बजे वो लोग मतलब यहीं छोड़ गए इसकी दुकान पे। अच्छा। हाँ, ये लड़की तुम्हारी, और मतलब कुछ कह के नहीं गए और चले गए। और उसके बाद में वो लड़की यहाँ रही। हाँ। इसने 2-4 बार फोन किया, लेकिन वो नहीं आए लेने के लिए। अच्छा। आज 3रा दिन है, इसने यहाँ फांसी लगा दी। खबर अलीगढ़ से है, जहां नाबालिग की शादी की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मंडप में तैयार बैठी दुल्हन को शादी से रुकवा दिया है, जिससे गांव में हड़कंप मच गया है, जिसकी सूचना अधिकारियों को दी गई। जैसे ही बारातियों को उस पूरे मामले के बारे में पता चला तो बारात भी आधे रास्ते से ही वापस लौट गई। वहीं ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 नाबालिग लड़कियों को शादी के नाम पर बेचने का काम किया जा रहा था और मौके पर पहुंची पुलिस ने शादी को रुकवाते हुए परिजनों को सख्त हिदायत दी और कार्रवाई की भी बात कही है। साथ ही इसकी सूचना मुजफ्फरनगर से आ रही बारात को भी दी गई है। बगैर मर्जी शादी हो रही है, मना करो तो हाथापाई करते थे छोटे मामा। और पापा की तो चली नहीं रही थी, नानी और मामा थी, वो भी उसमें। क्या नाम है आपके पापा का? मंगल सेन। तो आपकी बिना मर्जी की शादी कर रहे थे? जी। शादी कहाँ से कर रहे थे, कोई जानकारी है? मुजफ्फरनगर गुंजर जो बोलती है वहाँ पे।
खबर कौशाम्बी से है, जहां एक दलित युवक की बर्बर पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि चोरी के शक में 4 दबंगों ने पहले दलित युवक को उसके घर से अगवा किया, फिर अपने घर उठा ले गए और वहां बंधक बनाकर उसकी लाठी डंडों से जमकर पिटाई की है। जब युवक की हालत बिगड़ने लगी तो उसे कहीं शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए घर के बाहर फेंककर दबंग फरार हो गए। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद अब इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये घटना महेवा घाट थाना क्षेत्र के हिनैता गांव की है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक व्यक्ति है जिसने एक शिकायत प्रार्थना पत्र दिया था कि उसको कुछ लोगों ने बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की है, जिसके संबंध में थाना महेवा घाट में प्रार्थी की शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है और उसके संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई संपन्न कराई जा रही है। प्रार्थी का मेडिकल कराया गया है और जल्द ही इसमें जितने भी वांछित हैं उन सबको पकड़कर आवश्यक विधिक कार्रवाई संपन्न की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।